हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं इंटरनेशनल इवेंट्स की रिवीजन। जो भी फरवरी मंथ में इंटरनेशनल इवेंट्स हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक रैंकिंग्स 2024 के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी कौन सी पोजीशन पर आती है? तो सही आंसर है 5th पोजीशन पर। ये टॉप 10 इकोनॉमीज हैं जिसमें नंबर 1 पर है यूएसए, फिर आती है चाइना, देन जर्मनी, देन जापान एंड देन इंडिया। अब सवाल आता है कि जीडीपी होती क्या है। जीडीपी जो भी गुड्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की जाते हैं किसी भी कंट्री के द्वारा किसी पर्टिकुलर टाइम इवेंट में, उसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू होती है कि मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, उसको क्या कहा जाता है? जीडीपी। और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ कौन से रेट से ग्रो करेगी? 3.2% से। 2024 में एंड 2025 में इसका सेम रेट रहने वाला है। जो टॉप पर यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी है उसकी जीडीपी वैल्यू कितनी है? $26 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर है चाइना, जो अप्रोक्सीमेटली 18 ट्रिलियन डॉलर्स उसकी जीडीपी वैल्यू है। देन जर्मनी ने हाल ही में जापान को पीछे करके 3rd पोजीशन अचीव की है। देन जापान, और फिर आती है इंडियन इकोनॉमी जिसकी जीडीपी वैल्यू है $3.7 ट्रिलियन। और इंडिया ये भी एस्पायर करता है कि 2027 तक ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी अपनी $5 ट्रिलियन जीडीपी के साथ। और लास्ट में यूके एंड जापान, जो दोनों इकोनॉमीज हैं, वो 2023 के एंड में रिसेशन में रही हैं। रिसेशन होता है जब जीडीपी श्रिंक करती है 2 कंटिन्यूअस क्वार्टर्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहां पर होस्ट किया गया था? तो इसका सही आंसर है यूएई। दुबई, यूएई में इसे होस्ट किया गया था। मोहम्मद अब्दुल्ला अल जरगावी, जो कि यूएई के कैबिनेट अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उनकी चेयरमैनशिप के अंडर। ये एक प्लेटफॉर्म के तौर पर एक्ट करता है जहां पर ग्लोबल चैलेंजेस को डिस्कस किया जाता है। और इस साल इंडिया, कतर, तुर्की, इन तीनों को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया गया था। इसका थीम रहा था शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट्स। और इसी इवेंट पर इंडिया को 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज भी मिला था एआई सर्विसेज को अपनी गवर्नेंस में इंक्लूड करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने पहली बार जो सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं ट्रांस फैटी एसिड्स को एलिमिनेट करने के प्रोग्रेस में, वो कितनी कंट्रीज को इशू किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है 5 कंट्रीज को सर्टिफिकेट से अवार्ड किया गया है, जिसमें डेनमार्क, लिथुएनिया, पोलैंड, सऊदी अरेबिया और थाईलैंड आते हैं। टोटल 53 कंट्रीज हैं इस वक्त वर्ल्ड में जिनमें पॉलिसीज इफेक्ट में हैं ताकि जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो कम की जा सके फूड्स में। और डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ग्राम होना चाहिए ट्रांस फैटी एसिड जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस किए गए हैं टोटल 100 ग्राम्स फैट में। इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है वेजिटेबल ऑयल्स के थ्रू, और 2 फॉर्म्स में होते हैं, नेचुरली एंड इंडस्ट्रियली। नेचुरली वो होते हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में, मीट प्रोडक्ट्स में, वो नेचुरल होते हैं। और इंडिया का FSSAI, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च किया था ताकि इसके जो कंटेंट है फूड में इसको रेगुलेट किया जा सके। और ये भी मैंडेटरी किया था कि जो लेबल पे है वो उसकी सही अमाउंट शो की जाए कि कितनी ट्रांस फैटी एसिड्स हैं उस पैकेज्ड फूड में। फोर्थ क्वेश्चन है, 16th वर्ल्ड सोशल फोरम मीट कहां पर होस्ट की गई थी? तो सही आंसर है नेपाल में। काठमांडू, नेपाल में इसे होस्ट किया गया था, जिसका थीम था अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर सिविल ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल मूवमेंट्स, ट्रेड यूनियन सभी इकट्ठे होते हैं सोल्यूशन ढूंढने के लिए कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रही है उसका अल्टरनेटिव और क्या हो सकता है। देन है 5th क्वेश्चन, 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में से होस्ट किया गया है।
और इसका थीम था टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। इसका एम क्या है कि जितनी भी इंडियन ओशन रीजन में कंट्रीज जो आइलैंड्स जो भी हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना, ताकि इस रीजन को और थोड़ा अच्छा बनाया जा सके। और इसमें कंसेप्ट यूज होता है सागर का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, ये इसका मेन होता है बेस कंसेप्ट। इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडियन फाउंडेशन के द्वारा दूसरी कंट्री के साथ मिलकर, और इस साल ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका पहला एडिशन हुआ था सिंगापुर में 2016 में। 6th क्वेश्चन है, किनलिंग स्टेशन जो कि एक अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है, वो कौन सी कंट्री ने ओपन किया है? तो इसका सही आंसर है चाइना, जो कि ईस्ट अंटार्कटिका की रॉस सी कोस्ट पर है, वहां पर ये सिचुएटेड है। और ये 5th स्टेशन है चाइना का अंटार्कटिका में। इससे पहले जो 4 थे वो हैं ग्रेट वॉल, जोंगशन, कुनलुन एंड ताइशान स्टेशन। और इंडिया का सबसे पहला स्टेशन कौन सा था अंटार्कटिका में? उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, जो कि बर्फ के नीचे धंस गया था और बाद में इसे सप्लाई बेस में कन्वर्ट कर दिया गया था। उसके बाद इंडिया का दूसरा रिसर्च स्टेशन था मैत्री, जिसे 1989 में बनाया गया था। और इसके इर्द गिर्द एक फ्रेश वाटर लेक भी बनाई गई है जिसका नाम है लेक प्रियदर्शिनी। और थर्ड और लेटेस्ट है भारती, जो कि 2012 में ऑपरेशनलाइज्ड किया गया था। और भी इंडिया की कई अचीवमेंट्स हैं, जिसमें सागर निधि एक आइस क्लास वेसल है जो 2008 में कमीशन किया गया था, और इसने पहला ऐसा इंडिया का वेसल है जिसने अंटार्कटिक वाटर्स में ट्रेवल किया है। देन आता है हिमाद्री, जो कि आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है इंडिया का पहला, और ये नॉर्वे में एस्टेब्लिश्ड है। 2008 में इसे बनाया गया था वहां पर। देन आता है इंड-आर्क, जो कि इंडिया का पहला अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है और ये आर्कटिक रीजन में है। इसे डिप्लॉय किया गया था 2014 में। 7th क्वेश्चन है, कौन सी क्रिश्चियन नेशन ने सेम सेक्स मैरिज को लीगल किया है और इक्वल पेरेंटल राइट्स भी ग्रांट किए हैं सेम सेक्स कपल्स को? तो इसका सही आंसर है ग्रीस, जबकि नीदरलैंड्स ऐसा करने वाली पहली कंट्री थी। उन्होंने 2001 में इसे लीगलाइज किया था। उसके बाद एस्टोनिया, ये भी एक फैक्ट है कि पहली पोस्ट सोवियत यूनियन के कंट्री है वो बनी थी जिन्होंने इसे लीगलाइज किया था। और एट द प्रेजेंट टाइम जो 36 ऐसी नेशंस हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है, ये उनकी लिस्ट है। इसके गो थ्रू हो जाना चाहिए। देन आता है 8th क्वेश्चन, जिसमें है कौन सी कंट्री ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस एग्रीमेंट को साइन किया है और इसकी 119th मेंबर बन गई है? तो सही आंसर है माल्टा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंडिया और फ्रांस दोनों ने अडॉप्ट किया था जब वहां पर हो रहा था पेरिस में यूनियन नेशंस का जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस होती है, उस पे वहां पर इसे अडॉप्ट किया गया था। और इसका मेन पर्पस क्या है कि फॉसिल फ्यूल्स पर जो डिपेंडेंसी है उसे कम करना और उसके अल्टरनेटिव में सोलर एनर्जी को यूज करके कैसे हम उस पर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स पर। पेरिस फ्रांस में इसे फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। और जितनी भी यूनाइटेड नेशंस की कंट्रीज हैं वो सभी एलिजिबल हैं इसे ज्वाइन करने के लिए। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की असेंबली है वो उसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। रिसेंटली रिपब्लिक ऑफ पैराग्वे ने इसे ज्वाइन किया है और इसकी 100th फुल मेंबर बन चुकी है। 9th क्वेश्चन है, इंडिया ने अपना जो फ्री मूवमेंट रेजिम है उसे एंड करने का डिसीजन लिया है, वो कौन सी कंट्री के साथ एंड कर रहा है? सही आंसर है म्यांमार, जो कि बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ।
फ्री मूवमेंट रेजिम का मतलब क्या है कि जो भी इंडिविजुअल्स रह रहे हैं वहां में 60 किलोमीटर के दायरे में वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, इधर अपने बॉर्डर की तरफ जहाँ उधर उनके बॉर्डर की तरफ। उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई वीजा नहीं चाहिए, जहाँ कोई और डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। और ये पार्ट था इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, 2018 में इसे बनाया गया था। और ये स्टेप जो एंड करने का स्टेप लिया गया है वो किस लिए लिया गया है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, वायलेंस भी हो रहा था, इंसर्जेंसी भी हो रही थी, इसलिए जो घुसपैठ होती है जिसे कहते हैं वो भी बहुत बढ़ गई थी, और जो नशीले पदार्थ थे वो उनकी प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए ये फैसला लिया गया है। और इंडिया और म्यांमार दोनों ही इंडिया एशियन ट्रेड के मेंबर हैं, बीमस्टेक के भी मेंबर हैं और मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के भी मेंबर हैं। ये सभी रीजनल जो कोऑपरेशन के लिए प्रोजेक्ट्स हैं उनका मेंबर्स हैं ये दोनों ही। और इन दोनों के बीच जो जॉइंट एक्सरसाइज होती है उसका नाम है इम्बेक्स, इंडिया म्यांमार बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। 10th क्वेश्चन है, इंडिया ने जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है कौन सी कंट्री के साथ साइन की है फरवरी 2024 में? तो इसका सही आंसर है यूएई। हाल ही में जब प्राइम मिनिस्टर गए थे यूएई में, वहां पे हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन करने, जो कि दुबई का पहला हिंदू मंदिर है, वहां पर ये और भी कई ट्रीटीज साइन की गई थी जिसमें कि ये एक है। इससे पहले इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था 2022 में, ताकि जो बायलैटरल ट्रेड है, दोनों तरफ कंट्रीज के बीच ट्रेड होता है, उसको बढ़ाकर $100 बिलियन की वैल्यू तक ले जाया जा सके। और इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किए हैं उसमें क्या है कि इंटरलिंकिंग करनी है इंडिया के और यूएई के जो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, उनकी इंटरलिंकिंग करनी है। इंडिया का है यूपीआई और यूएई का है आनी। इसी तरह जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स हैं उनकी इंटरलिंकिंग होगी। इंडिया का है रुपे कार्ड और यूएई का है जेवान। और प्रेसिडेंट कौन है यूएई के? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। वो उन्हें स्पेशली पर्सनली रिसीव करने भी आए थे एयरपोर्ट पर। और मिलिट्री एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं? डेजर्ट फ्लैग एंड डेजर्ट साइक्लोन। ये कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। यमन में जो न्यू पीएम चूज किए गए हैं उनका नाम है अहमद अवद बिन मुबारक। एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट नईब बुकेले, इन्हें चूज किया गया है। देन कजाकिस्तान के नए पीएम ओल्जाज बेक्तेनोव एंड प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमरात तोकाएव। और फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं प्राबोवो सुबियांतो। और कतर के अमीर कौन है? शेख तमीम बिन हमद अल थानी। 11th क्वेश्चन है, कौन सी कंट्रीज ने इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से विड्रॉ किया है? तो तीनों ने ही विड्रॉ किया है, जिसमें है बुर्किना फसो, माली एंड नाइजर। ये एक रीजनल ग्रुपिंग है जिसमें 15 मेंबर्स थे स्टार्टिंग में। इसे 1975 में स्टेब्लिश किया गया था लेगोस ट्रीटी के अंडर, और इसका हेडक्वार्टर है अबूजा नाइजीरिया में। इसे बनाया किस पर्पस के लिए गया था? ताकि जो कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन है उस रीजन में उसे प्रमोट किया जा सके और एक इकोनॉमिक यूनियन बनाई जा सके, ताकि जितनी भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं उनकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाई जा सके, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो सके और प्रोग्रेस हो सके। इसके लिए इसे एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन अब इन तीनों कंट्रीज ने वहां से पुल आउट कर लिया है। 12th क्वेश्चन है, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कितनी कंट्रीज की ग्रुपिंग है? तो इसका सही आंसर है 7 कंट्रीज की एक रीजनल ग्रुपिंग है ये,
जिसे 2001 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसके मेंबर्स हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका। इसका एम मेनली इसे इस पर्पस के लिए एस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप है वो कंट्रीज में हो सके। जैसे जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं कई बार कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ मिलकर बनाती है, और ये इसका मेन पर्पस था कि जो रीजन में आपस में जो ट्रेड है इसे बढ़ाया जा सके, कनेक्टिविटी बनाई जा सके एक दूसरे के साथ, और जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ है वो ट्रेड बढ़ाया जा सके म्यांमार के थ्रू। पीएम ने हाल ही में काफी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे असम में, जिसकी वर्थ है 3400 करोड़। 13th क्वेश्चन है कि जापान ने कितनी अमाउंट इंडिया को देने का कमिटमेंट किया है जो कि एक ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस होगी नए प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर है 232.209 बिलियन येन। येन जापान की ऑफिशियल करेंसी है। और जो इंडिया की तरफ से विकासशील हैं एडिशनल सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के, और उधर से सुजुकी हिरोशी जो कि एम्बेसडर हैं जापान के इंडिया के लिए, उन दोनों के बीच उन्होंने इंफॉर्मेशन भी शेयर की है कि कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए ये असिस्टेंस दी जानी है। तो टोटल 9 प्रोजेक्ट्स हैं वो। 14th क्वेश्चन है अफ्रीका की सबसे बड़ी जो मस्जिद है और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट है उसे किस कंट्री में इनॉग्रेट किया गया है? सही आंसर है अल्जीरिया। इसका नाम वैसे है ग्रेट मॉस्क ऑफ अल्जीयर्स और लोकली इसे जाना जाता है जामा एल दजाजेर। और इसका जो मीनार है वो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट है, उसकी हाइट कितनी है 265 मीटर्स। 15th क्वेश्चन है कौन सी कंट्री को ग्रे लिस्ट से हटाया गया है? ग्रे लिस्ट जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की है उसमें से रिमूव किया गया है। तो सही आंसर है यूएई। यूएई की एफर्ट्स को देखते हुए उसे इस लिस्ट से रिमूव किया गया है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फाउंड किया गया था 1989 में। G7 की रिक्वेस्ट पर इसे फॉर्म किया गया था ताकि ऐसी पॉलिसीज को डेवलप किया जा सके जिससे जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है और जो टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है उसको कर्ब किया जा सके। और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और आगे आता है कि ब्लैक लिस्ट क्या होती है। ब्लैक लिस्ट में वो यूरिस्डिक्शंस आती हैं जहां पर मतलब बहुत ज्यादा रिस्क है मनी लॉन्ड्रिंग का, जहां टेररिज्म फाइनेंसिंग का। तो इसमें फिलहाल 3 कंट्रीज प्रेजेंट हैं जिसमें डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, ईरान है और म्यांमार है। देन आती है ग्रे लिस्ट जो ब्लैक लिस्ट से थोड़ी कम उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसमें वो वाली जुरिस्डिक्शन आती हैं जिसमें मॉनिटरिंग ज्यादा की जाती है कि कैसे पॉलिसीज कौन सी इफेक्ट में है, जहाँ कैसी सिचुएशन है कंट्री में उसे मॉनिटर किया जाता है। बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, क्रोएशिया, कोंगो, हाइती, केन्या, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नाम्बिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, साउथ सुडान, सीरिया, तंजानिया, वेनेजुएला, वियतनाम और यमन, ये सब प्रेजेंट है। और G7 जिनकी रिक्वेस्ट पर इसे एस्टेब्लिश किया गया था उसमें आती हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।